हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, लास्ट वीडियो में हमने रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप के अंदर ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ArSN2 एरोमेटिक SN2 रिएक्शन अर्थात एरोमेटिक आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किस कंपाउंड में रिएक्शन होता है, तो आपके जो हेलो एरिन्स है उनके अंदर ये रिएक्शन है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेलो एरिन्स शो दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा मेनली हेलो एरिन्स के अंदर होती है। हालांकि हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करते, बट उनके अंदर स्पेशल कंडीशन पर NSR होती है। तो हेलो एरिन्स शो दिस रिएक्शन। और अगर सेकंड में बात करूं तो इट इज आल्सो कॉल्ड, इसे बेटा हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, अर्थात ये एक प्रकार का एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि हेलो एरिन्स के अंदर होती है, और ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। आप सुनिएगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि बेटा हेलो एरिन्स अर्थात ArSN इज पॉसिबल इन हेलो एरिन्स, जिसको मैं ArX एंड ArOTS when electron withdrawal group present at ortho para position। ध्यान रखना बेटा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स और ArOTS में पॉसिबल होती है जब उन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होता है। एक चीज और ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो बेटा ऐसी कंडीशन पर ड्रेस्टिक जो कंडीशन है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म वाया। तो यहां से मैं एक रिएक्शन आपको मैकेनिज्म के वाया एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये हैलाइड लिया है मैंने, इसके पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप अर्थात NO2 लगा दिया मैंने। यहां पर मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो यहां पर X लीविंग ग्रुप हट जाएगा और यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा बेटा। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, तो इसका मैकेनिज्म देखिएगा आप लोग। मैकेनिज्म की बात करूं तो डन इनटू टू स्टेप्स। बेटा ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। वैसे तो अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की, एलिफेटिक में वो सिंगल स्टेप होती है, बट एरोमेटिक SN2 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सेकंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगा। तो देखिएगा, ये 2 स्टेप में होती है। उसमें सबसे पहला स्टेप में यूज करने जा रहा हूं। तो ये आपका हेलो एरिन्स है, जिसके पैरा पर ये नाइट्रो ग्रुप है। सबसे पहले आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब आपको पता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से आपके पास ये जो पाई बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। यहां शिफ्ट होते यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ बेटा, स्लो और आरडीएस स्टेप है, जहां पर आपका लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों रिंग में एक साथ कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास एंड डबल बॉन्ड, और ये बन गया। आप देखिएगा, इसको हम बोलते हैं स्टेप फर्स्ट। स्लो और आरडीएस है, अर्थात स्लो है और रेट डिटरमाइन स्टेप है। और बेटा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब आप देखिएगा, ये आपके पास क्या बन गया, एरिनियम आइन बन गया, इंटरमीडिएट है ये, एरी एनाइन बन गया। ये आपका इंटरमीडिएट भी है, अर्थात यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन बन रहा है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, कार्ब एनाइन पर। आप देखिएगा, स्टार्टिंग का जो ये कंपाउंड था फर्स्ट वाला, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक था, अक्कल्स के रूल का फॉलो कर रहा था।
बट आप देखिएगा बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज लगते ही ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो गया, अर्थात अब यहाँ पर अक्कल्स के रूल का फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। जबकि पहले अगर मैं बात करूं तो पहले ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज था, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। अब आगे बात करें तो ये आपका जो एरिनियम आयन बना है, इंटरमीडिएट कार्बन आयन बना है, ये नॉन एरोमेटिक है। बेटा एक एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक का स्टेप का फॉर्मेशन कभी नहीं होता, बट यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है, उसका रीजन क्या है? तो ये नॉन एरोमेटिक है बट हाईली स्टेबल बाय रेजोनेंस, बट हाईली स्टेबल बाय रेजोनेंस, अर्थात ये रेजोनेंस के द्वारा हाईली स्टेबल है। और इसके अलावा -m ऑफ NO2, यहाँ से NO2 का -m भी इसको ऑब्टेन हो रहा है। तो देखिएगा आगे क्या होगा। तो यहाँ से मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, और ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी वो नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो ये जो नेगेटिव आया है इसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगी NO2 के साथ, अर्थात ये NO2 के साथ रेजोनेंस करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इंक्रीज करेगा। और नंबर ऑफ RS बढ़ने के साथ साथ आपको पता है बेटा स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ से इसकी स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। अब अगर इसको हम ओवरऑल चाहें तो इसका हाइब्रिड, मतलब इसको रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूँ मैं इसका। तो यहाँ से इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड ये होगा, जिसके अंदर यहाँ से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। ये आपका क्या हो गया बेटा, ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ये आपका एक प्रकार से मान लो कि इंटरमीडिएट है, और ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब यहाँ से आती है स्टेप नंबर सेकंड। अब हम यहाँ से स्टेप नंबर सेकंड को यूज करेंगे बेटा। स्टेप नंबर सेकंड फास्ट है, और इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। जहाँ से आपका लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। और जैसे लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन होगा न्यूक्लियोफाइल इस पर ऐड होता जाएगा और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। अर्थात लास्ट हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट बना है ये वापस क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। जबकि पहले भी एरोमेटिक था, अभी भी लास्ट में एरोमेटिक है, इसलिए इसके अंदर स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से बेटा आपका एरोमेटिक SN2 अर्थात एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ से, तो अगर इस रिएक्शन की रेट की, तो रेट ऑफ ArSN2 जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और सब्ट्रैक्ट पे भी डिपेंड करेगा। सब्ट्रैक्ट और रिएजेंट दोनों पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब हेलो एरिन्स पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा हेलो एरिन्स आपने लिया है, और इसके अलावा बेटा न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा कि आपने न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया है। और इन दोनों पर डिपेंड करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, इट इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसका एनर्जी लेवल डायग्राम और कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से एनर्जी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी ग्राफ। तो बेटा अगर एनर्जी ग्राफ की बात करें तो बहुत सिंपल ग्राफ है। ये देखिएगा यहाँ पर तो आपका पोटेंशियल एनर्जी या एंथैल्पी जो भी है, यहाँ पर है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। आप देखिएगा अभी जो हमने आपके पास मैकेनिज्म बताया था उसके अंदर सबसे फर्स्ट आपका एरोमेटिक था, फर्स्ट कंपाउंड आपका एरोमेटिक था, उस पर आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया था, और जो एरोमेटिक कंपाउंड था वो था ARX एरोमेटिक। और उसके साथ में रिएक्शन कराया तो सबसे पहले आपके पास यहाँ से बनेगी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। आपको पता है एक इंटरमीडिएट के बोथ साइड ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो पहले ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनेगी, फिर आपका इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट के बाद में अगेन ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बनेगी, और उसके बाद में आपका प्रोडक्ट बनेगा।
ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला, थर्ड प्लस एक्स माइनस, अर्थात यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। आप देखिएगा फर्स्ट कंपाउंड एरोमेटिक था और लास्ट वाला कंपाउंड अगेन आपका एरोमेटिक हो गया था। यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट जो बन रहा था वो था बेटा कार्ब एनाइन, और आपको पता है बेटा इंटरमीडिएट के अंदर लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, अर्थात आपका जो इंटरमीडिएट था उसके अंदर एरोमेटिसिटी खत्म हो गई थी, क्योंकि वहां पर एक कार्बन sp3 हो गया था, वो नॉन एरोमेटिक हो गया था। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंटरमीडिएट की एनर्जी हमेशा ट्रांजिशन स्टेट से लेस होती है, और ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और सेकंड में भी अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड से मोर है। तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया इसका ArSN2 का। अब अगर हम यहां से इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो रेट ऑफ ArSN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, अर्थात कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, अर्थात आपके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, अर्थात इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रेट ऑफ ArSN2 की बात हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i, अर्थात पहले -m वाला आएगा, उसके बाद -i वाला आएगा, और उसके बाद +i वाला, और सबके लास्ट में +m वाला, अर्थात -m वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अभी जब मैंने इसका मैकेनिज्म देखा था तो बेटा फर्स्ट पार्ट वो था जिसके अंदर स्लोर RDS है, और जो पार्ट स्लोर RDS होता है वही रेट डिटरमाइन होता है, जबकि यहाँ पर लीविंग ग्रुप आपके सेकंड स्टेप में ट्राई, इसलिए लीविंग ग्रुप का रिमूव होना रेट डिटरमाइन स्टेप का कोई पार्ट नहीं है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि लीव अवेलेबिलिटी does not affect rate of reaction, अर्थात आपका जो लीव अवेलेबिलिटी है, अर्थात आपका यहां से जो लीविंग ग्रुप है, लीव अवेलेबिलिटी से मतलब है लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने भी कहा था कि ये RDS का पार्ट नहीं है, द पार्ट ऑफ लीविंग ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ RDS, अर्थात वो RDS का पार्ट नहीं है, बट ध्यान रखना -i इफेक्ट ऑफ एक्स कंसिडर, बट ऐसी कंडीशन पर हेलोजन का जो है -i इफेक्ट कंसिडर होगा। जैसे एक एग्जांपल बता दूं, क्लोरीन है और पैरा पर NO2 है, क्लोरीन है पैरा पर NO2 है, ब्रोमीन है पैरा पर NO2 है, आयोडीन है और पैरा पर NO2 है। अब आप देखिएगा अगर मैं लीव अवेलेबिलिटी की बात करूं, अगर बेटा हम लीव अवेलेबिलिटी की बात करें तो क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन की होती है, बट हमने कहा था कि लीविंग ग्रुप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करता, तो यहाँ पर इस पर डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगा ओनली -i इफेक्ट, और -i इफेक्ट का ऑर्डर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा आपका ये होगा, अर्थात लीविंग ग्रुप पर डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पर हेलोजन का -i इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव डिक्रीज ऑर्डर ऑफ ArSN ऑफ द फॉलोइंग विद NaOMe।
अर्थात NaOH प्लस मेथेनॉल हमने रिएजेंट लिया है, इसके साथ में इनकी रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना आपको। और अभी हमने कहा था कि रेट ऑफ AR-SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा। आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर आपका एक्सटेंडेड फॉर्म है, सेकंड के अंदर ये ऑर्थो पर है, इसका -I भी है और -M भी है और -I मैक्सिमम भी होगा। थर्ड के अंदर मेटा पर है, मेटा पर केवल -I होगा। ये पैरा पर है, -M भी होगा, -I भी होगा, बट बेटा इसकी डिस्टेंस मोर होने की वजह से यहाँ -I मिनिमम होगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी बेटा सेकंड की, क्योंकि इस पर -M है। फोर्थ की इस पर भी -M है, बट इन दोनों में जो कंपेयर हुआ है वो -I के अकॉर्डिंग हुआ है, या -I मोर है या -I लेस है। उसके बाद में थर्ड आएगा और सबके लास्ट में फर्स्ट आएगा। सेकंड में देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन NO2, फ्लोरीन NO2, NO2, फ्लोरीन NO2, NO2। हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप बढ़ने के साथ साथ रिएक्टिविटी जो है वो भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फोर्थ की होगी, उसके बाद थर्ड की होगी, उसके बाद सेकंड की होगी, सबसे लास्ट में फर्स्ट की होगी। क्योंकि फोर्थ वाले में 3 आपका नाइट्रो ग्रुप है, उसके अंदर 2 नाइट्रो ग्रुप है और उसके अंदर केवल एक ही नाइट्रो ग्रुप है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी में क्लोरो है और पैरा पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है तो इनके -M का ऑर्डर देखेंगे अब, क्योंकि इसका भी -M है, इसका भी -M है, इसका भी -M है, इसका भी -M है। अगर इन सभी के -M के ऑर्डर की मैं बात करूं तो बेटा NO2 का -M सबसे ज्यादा होता है। NO2 के बाद में अगर बात करें तो बेटा किसका होता है, साइनाइड का। साइनाइड के बाद में SO3 का, और SO3 के बाद में किसका होता है बेटा, एल्डिहाइड का। तो यही इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा क्लोरो क्लोरो क्लोरो, सभी में क्लोरो बेंजीन है और डिफरेंट NO2 ग्रुप है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप देखेंगे। तो आप जरा देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट के अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप है, इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप है। अब आप देखो इसमें भी 2 नाइट्रो, इसमें भी 2 नाइट्रो, बट आप देखो यहाँ पर 2 नाइट्रो में से एक नाइट्रो पैरा पर है तो उसका -M है, एक मेटा पर है -I है। यहाँ पर दोनों नाइट्रो आपके ऑर्थो पैरा पर है तो दोनों का -M है। तो इसका मतलब पहले थर्ड आएगा, उसके बाद में आपका सेकंड आएगा। तो फिर कौन सा आएगा बेटा, थर्ड। थर्ड के बाद में कौन सा आएगा, सेकंड, क्योंकि इन दोनों पर 2 नाइट्रो ग्रुप है और 2 नाइट्रो ग्रुप में इफेक्ट देखा है, यहाँ पर एक का -I है, एक का -M है, जबकि यहाँ पर दोनों का -M है। अब आप देखो नेक्स्ट वाले जो है उन सभी के अंदर केवल एक एक ही आपका नाइट्रो ग्रुप है। इन पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, ये सिक्स होगा और ये 7 होगा। अब आप देखो इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है। आप देखिएगा ये कौन सा है, ऑर्थो वाला, इसके पास -I भी है, -M भी है और -I मैक्सिमम है। ये कौन सा है, पेरो वाला, इसके ऊपर -M भी है, -I भी है, बट इसका -I क्या है, मिनिमम। तो इसका मतलब पहले कौन सा आएगा, फिफ्थ। फिफ्थ के बाद में कौन सा आएगा बेटा, फोर्थ। अब देखो इन दोनों पर, इस पर मेटा पर है, केवल I लगेगा, यहाँ कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब पहले कौन सा आएगा, 6, और सबके लास्ट में कौन सा आएगा बेटा, 7। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ रिएक्शन है जिनके अंदर डेस्ट्री कंडीशंस का यूज करेंगे। तो आप देखिएगा सबसे पहले मैंने लिया है, सबसे फर्स्ट में क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मैं कराना चाहता हूँ डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट HCl के साथ। तो आपको पता नो रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो है इसके अंदर यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए एरोमेटिक SN2 रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। बट मैंने क्या किया है, इसी क्लोरोबेंजीन के साथ में डाइल्यूट NaOH पर डेस्ट्री कंडीशन 623 केल्विन और 300 ATM ले लिया, अर्थात टेम्परेचर लिया है 623 केल्विन और आपका प्रेशर लिया 300 ATM। तो ये डेस्ट्री कंडीशन यूज करने की वजह से क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप नहीं होता है तो हाईली डिस्ट्रिक्ट कंडीशन की रिक्वायर्ड होती है। अब ले रहे हैं नंबर 2 वाला। नंबर 2 में मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा दिया, कहां पर, पैरा पर, NO2। तो अब देखो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया तो डिस्ट्रिक्ट कंडीशन कम हो जाएगा। तो अब की बार भी हम यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लेंगे, बट वहां पर टेम्परेचर 623 केल्विन था, बट यहाँ पर टेम्परेचर 423 केल्विन, 423 केल्विन हो गया। अर्थात अब की बार जो टेम्परेचर है वो आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और यहां से आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं नंबर 3। नंबर 3 में मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप बढ़ा दिया। अब पैरा ऑर्थो पर 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए बेटा। अभी भी रिएक्शन वही डाइल्यूट NaOH के साथ है, बट अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप पे हो गए तो डिस्ट्रिक्ट कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब की बार टेम्परेचर चाहिए 668 केल्विन। तो अब की बार भी आपका NSR हो जाएगा, और यहां से 2,4 नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट ले रहा हूं नंबर 4। नंबर 4 में मैंने क्या करा बेटा, 3 नाइट्रो ग्रुप ऐड किए हैं, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बढ़ेगा। तो इसी कंडीशन पर रिएक्शन बेटा डाइल्यूट NaOH के साथ एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखना ओनली रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा। हमें यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट कंडीशन की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, और इसके वाया यहाँ से हमारे पास पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, पिक्रिक एसिड का। तो ध्यान रखना ArSN2 के अंदर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप नहीं होगा तो हमें डिस्ट्रिक्ट कंडीशन यूज करनी होगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप नंबर में इंक्रीज होगा आपकी डिस्ट्रिक्ट कंडीशन क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर अदर्स एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रैपिडली हाइड्रोलाइज इन एक्वस अल्कली। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है बेटा आपका कोई हेलो एरिन्स है, इस पर हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर अर्थात OH न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, ये आपका एरोमेटिक SN2 का पार्ट है। तो हमें यहाँ चेक करना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। आप देखिएगा फर्स्ट में आपके ऑर्थो पर है -M और -I है, मेटा पर है -I है, ये दोनों आपके मेटा पर है, दोनों का -I है। यहाँ पर एक ऑर्थो और एक पैरा पर है, इसका भी -M, इसका भी -M। और हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इसका मतलब इसका डी आंसर आपका राइट है, क्योंकि इसके अंदर NO2 ग्रुप ज्यादा है और उनका -M इफेक्ट मोर है। सेकेंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद NaOH एट फास्टेस्ट रेट। वही वापस NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस है, अर्थात इट इज द पार्ट ऑफ ArSN2। जहां पर आपका क्लोरीन हटेगा OH ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप देखेंगे। आप देखिएगा फर्स्ट तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट कंडीशन चाहिए 623 केल्विन और 300 ATM। यहाँ पर पैरा पर है तो आपको पता है 423 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, जबकि आप देखो यहाँ पर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है और ये इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो ये आपका 623 केल्विन पर होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच, ये आपके नीट का क्वेश्चन है, विच क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस मोस्ट रैपिडली विद एक्वस NaOH टू फर्निश कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सी डेरिवेट। अर्थात आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट इजिली हाइड्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोक्सी डेराइव्ड बनाएगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप देखेंगे। आप देखिएगा बेटा फर्स्ट में क्लोरोबेंजीन के साथ नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, और ये इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है। तो आपको पता है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट होगा तो मोर रिएक्टिव भी होगा, जबकि यहाँ पर आपका NO2 -M है, जबकि यहाँ पर NME का +M है। तो इसका भी आंसर कौन सा होगा बेटा, A। इसी के साथ आपका ये ArSN2 का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा आगे की स्टडी के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।